Hey guys, welcome back to the channel. So in previous lecture हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी हेलो एल्केन्स की. आई होप यू ऑल वॉच द लेक्चर. अगर आपने वो नहीं देखा है देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो. सो अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स. ठीक है, उसमें जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है रहेगी वो रहेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने देखा कि हेलो एल्केन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा रिएक्शन के अंदर, जो हेलोजन प्रेजेंट होगा उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह लग जाता है. बट इन केस ऑफ हेलो एरीन्स जो रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल की, अराइल हैलाइड्स की, वो लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते. इसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों जो हेलो एरीन्स हैं या अराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, वो सारे रीजंस हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली आप यहाँ पे लिखोगे पहले तो कि जो अराइल हैलाइड्स हैं, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव. वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से. अब इसमें फर्स्ट रीजन आता है रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर जो मतलब इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होती है रेजोनेंस में. ठीक है, तो वही हम दिखाएंगे इसमें भी. अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, हम लेंगे अराइल हैलाइड, लेंगे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन. ठीक है, हमने ले लिया. अब इसमें क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं हेलोजन में, वो कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, इनको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. जो डबल बॉन्ड है इनको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इन रिंग कंजुगेशन में चले जाते हैं रिंग के साथ. ठीक है, देखो कैसे जाएंगे कंजुगेशन में. देखो सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ से यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसकी. ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ड्यू टू दिस रेजोनेंस. ठीक है, अब ये आ गया, इसके कितने बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गया क्लोरीन का, तो क्लोरीन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और यहाँ से ये जो बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया. ठीक है, इस कार्बन पे जब शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा. ठीक है, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको आगे लेके जाएंगे, ये आएगा यहाँ पे. ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस कार्बन के ऊपर. ठीक है, ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर आ गया एक बॉन्ड लोन पे, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, और इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है क्लोरीन. ठीक है, अब आगे शिफ्ट होएगा, यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे यहाँ पे, यहाँ के जो ये बॉन्ड है ये इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा. सो देखो ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो ये क्या बनी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. उसके बाद क्या, ये यहाँ जाएगा वापस, और ये यहाँ वापस आपको यही मिलेगा. सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, अराइल हैलाइड्स की. ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया. कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर. ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो ये क्लीवेज होती है ना कार्बन और क्लोरीन की, यहाँ से क्लीव होता है, यहीं से तो जाता है ना क्लोरीन, लिविंग ग्रुप होता है ये. सो ये क्लीवेज जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है. ठीक है, सो आप लिख सकते हो, सो बॉन्ड
cleavage is difficult than haloalkanes. हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में ये जो CCl बॉन्ड की क्लीवेज है ये डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये जो है ये बॉन्ड अब डबल बॉन्ड हो गया, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई इनकी, ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। सो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ना जब मुश्किल हो गया, जब क्लोरीन ही नहीं निकलेगा बाहर, सो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, ठीक है। इस वजह से एक ये रीज़न है इसका कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं या जो हेलोएरीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड रीज़न, फर्स्ट रीज़न जो था रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस हम इफेक्ट में हमने देखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये जो क्लीवेज है ये डिफ़िकल्ट हो जाती है, सो देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। सेकंड रीज़न देखो, सेकंड रीज़न आता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब हम दोनों केसेस देखते हैं, हेलोएरीन्स चेक करेंगे, इधर से हेलोएल्केन्स चेक करेंगे। अब देखो हेलोएरीन्स में बेंजीन है, यहाँ पे लगा हुआ X, ठीक है। हेलोएल्केन के अंदर ये था, ये जो कार्बन है हेलोएल्केन वाला ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। वेरस ये कार्बन जो हेलोएरीन्स वाला है ये है sp2 हाइब्रिडाइज, एक है sp3 हाइब्रिडाइज, एक है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। सो ये डिफरेंस है इनके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर CX बॉन्ड में। अब देखो जहाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज, सो ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस वजह से हो गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, S करेक्टर ज़्यादा हो गया, S करेक्टर बढ़ गया। S करेक्टर कैसे बढ़ गया, अब देखो जैसे sp3 है, sp3 के अंदर 25% S करेक्टर होता है, अगर ऐसे, ठीक है। अब sp2 में आते आते एक P कम हो जाता है, एक P कम हो गया, सो यहाँ से ये वाली चीज़ बढ़ेगी और ये वाली चीज़ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो S करेक्टर जब बढ़ गया, सो ये क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो कार्बन और ये हेलोजन का जो बॉन्ड है, ये जो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इसको टाइटली हेल्ड कर लेता है, ऐसे टाइटली हेल्ड कर लेता है, ठीक है। टाइटली जब इसने इसको हेल्ड कर लिया तो ये इसको जाने ही नहीं देगा यहाँ से, कार्बन कार्बन जो है इस हेलोजन को यहाँ से रिमूव ही नहीं करने देता, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड, बिकॉज क्योंकि ये क्या कर लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर को टाइटली हेल्ड कर लेता है। टाइटली हेल्ड क्यों करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब देखो ये है, ये जहाँ क्या हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। सो ये बॉन्ड को टाइटली हेल्ड करके रख लेता है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, सो दैट्स वाई ये यहाँ से इसको निकाल ही नहीं पाता। जब यहाँ से CX हेलोजन रिमूव ही नहीं होगा, सो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है। सो ये सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो हेलोएरीन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अब जब ये, अब इनकी बॉन्ड लेंथ हम चेक कर लेते हैं कि CCl बॉन्ड लेंथ या CX बॉन्ड लेंथ जो भी बोलते हो, हेलोएल्केन्स के अंदर होती है 177 पिकोमीटर, वेरएज इन केस ऑफ हेलोएरीन्स क्या होती है 169 पिकोमीटर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, सो बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, ठीक है। तो जब बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड छोटा है, छोटा बॉन्ड है, तो उसका
तोड़ना जो है ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब छोटा बॉन्ड है, एक चीज़ है, एक छोटी रस्सी है, एक बड़ी रस्सी है, तो बड़ी रस्सी को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू छोटी ना। सो छोटे बॉन्ड को तोड़ना मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है देन बिगर वन। सो इस वजह से ये ब्रेक नहीं होता, सो दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, सेकेंड रीज़न आ गया, क्लियर हो गया क्लियर। नेक्स्ट थर्ड रीज़न है इसमें, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। ठीक है, हेलोवेरियंस के अंदर जो फिनाइल केटायन फॉर्म होता है वो एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन से फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब अपने आप फॉर्म हो जाता है, बट और वो स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल थ्रू रेजोनेंस से वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जो फिनाइल केटायन क्या जो खुद सेल्फ आयनाइज से प्रोड्यूस होता है वो स्टेबल नहीं होता रेजोनेंस से। ठीक है, कुछ ये एक रीज़न है इसमें। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, मतलब जब हम क्लोरोबेंजीन अगर लेके चलें, ठीक है, और इसमें क्या, इस जो क्लोरीन है उसको रिप्लेस करा दिया OH से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसकी रिएक्टिविटी, वजह तो ये लेस रिएक्टिव है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने देख लिया। अब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, या जो भी हमारे रीजन से। ठीक है, बट इसकी रिएक्टिविटी को आप इंक्रीज भी तो कर सकते हो टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो वो इंक्रीज कैसे किया जाता है वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी देखो, जब हम ये कन्वर्जन करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, सो यहाँ हम डालते हैं NaOH 623 केल्विन की प्रेजेंस में 300 ATM प्रेशर, और सेकंड लेते हैं इसमें पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो सकती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, अगर हम इसके ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच कर दें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा हो ना, सो इसकी रिएक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब वो इंक्रीज कैसे करेगा, देखो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, देखते हैं अगर इस तरह से रिएक्शन हो, ठीक है, मतलब बेंजीन में क्लोरीन भी लगा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसकी NO2 जब लगाओ, तब ये रिप्लेसमेंट जो है वो ईजिली हो जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल है, क्योंकि इसके अंदर क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है जिससे ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के समझेंगे, बट पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग का मतलब क्या है, विड्रॉ करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, या किसी से लेना विड्रॉ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पीछे रीजंस बताए थे कि ये जो कार्बन है ये क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ टाइटली हेल्ड करके रखता है, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम अटैच कर देंगे, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इस बेंजीन से। ठीक है, सो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, जो ये पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी, इसको अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। सो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो ईजी हो जाता है इसके ऊपर।
ठीक है। अब वो देखो, हम वो मैकेनिज्म से या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखो इसको पहले ऐसे बनाएंगे, नाइट्रो को हम खोल के लिख सकते हैं। इसके ऊपर अटैक कराया है इस न्यूक्लियोफाइल ने, OH नेगेटिव ने कराया अटैक, यहीं करेगा अटैक क्योंकि यहीं से क्लोरीन जाएगा। ठीक है, ये है स्लो स्टेप। जब इसने अटैक करवाया, ये जो बॉन्ड था ये आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, करते हैं शिफ्ट। क्लोरीन इधर आ गया OH, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO2। ठीक है, अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पीछे की थी। करते हैं। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया जहाँ पे क्या लगा हुआ था नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे स्टेबलाइज कैसे करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको पहले, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ, खींचता है। ठीक है, सो ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। सो नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, यहाँ से स्टेबलाइज कर सकता है ना। सो इस नाइट्रो ग्रुप का जो मेन रोल है रिएक्शन के अंदर वो यही है। वो क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को, जो ये नेगेटिव चार्ज आया है पैरा पोजीशन पे, इसको क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, अब इसको अगर आगे देखोगे आप, एक और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वन NO2 एंड नेगेटिव चार्ज हेयर। ठीक है, और आगे इसको जब लगाएंगे सो ये यहाँ से बनेगा OH, और इधर आ गया NO। ठीक है, आ गया समझ में कि नाइट्रो ग्रुप से रिएक्टिविटी कैसे बढ़ती है। इसकी हेलोवेरियंस की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वजह से बढ़ती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, सो ये जो नेगेटिव चार्ज बेंजीन पे डीलोकलाइजेशन में आया, ठीक है, ये क्या करता है, इसको स्टेबल करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी को इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये हमने बात की थी इसकी पैरा आइसोमर की। ठीक है, सेम एज वी डिस्कस ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो आइसोमर की देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। सो फर्स्ट स्टेप, जब OH नेगेटिव अटैक करेगा क्लोरीन पे, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, यहाँ से इसको बोलो स्लो स्टेप। क्लोरीन OH और इधर लगेगा NO2, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये रेजोनेंस में जाएगा आगे, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आया था ऑर्थो पोजीशन में, तब इसने नाइट्रोन ने स्टेबल कर दिया। ये मोर रेजोनेटिंग, ये स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, अब ये आगे ऐसे ही जाता रहेगा और एट द एंड हमें क्या मिलेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी इसकी। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज एंड इस क्लोरीन इज OH, और ये क्या, इसने OH ने इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो मैंने अभी ड्रॉ की आपके सामने, 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, ऑर्थो आइसोमर जब हम लेंगे तब भी, और जब पैरा आइसोमर लेंगे तब भी। ठीक है, अब इन ना एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, क्या चीज़, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही मूव कर रहा है। देखो इस पे ऑर्थो पोजीशन पे आया ये, ठीक है, अब देखो उसके बाद पैरा पोजीशन पे आया, फिर दोबारा से जब इसने मूव किया तब ये दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप पैरा आइसोमर में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आया था, नेक्स्ट में पैरा पे आ गया,
फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। ठीक है, सो यहाँ से एक कंक्लूज़न निकलता है। क्या कंक्लूज़न निकलता है? कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये मेटा पोजीशन पे नहीं आ पा रहा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे नहीं आ पा रहा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है। ठीक है, वहीं से ये नाइट्रो ग्रुप को स्टेबलाइज कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से। बट इन केस ऑफ मेटा पोजीशन, अगर मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सो वहाँ से रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। क्यों नहीं आता? बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे तो आता ही नहीं, ये सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही मूव कर रहा है, ये रीज़न है। ठीक है, मैं आपको मेटा की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब मेटा पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप अटैच है इस तरह से। OH ने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है, आगे मूव करेगा। क्लोरीन और OH लगे हुए हैं, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और ये आ गया NO2। ठीक है, अब ये यहाँ और ये यहाँ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज NO2। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ से नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं आया। ठीक है, जब मेटा पे आया ही नहीं, सो ये NO2 कैसे स्टेबलाइज करेगा इसको? जब ये स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहा, सो इसकी मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगाने से रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो अब आगे खुद ही, ये यहाँ करके लास्ट में हाइड्रोक्सिल से वो हो जाएगा, रिप्लेस तो हो जाएगा, बट ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, NO2 is introduced and ortho and para position, the reactivity increases, but no effect on reactivity of halogenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन, मतलब इस तरह से भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या ऑर्थो और पैरा दोनों पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, सो इस रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्या करेगा? इजीली रिप्लेस कर जाएगा किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। क्लोरीन की जगह क्या आ गया? OH, NO2 एंड NO2। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही था। फर्स्टली तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है लेस रिएक्टिव होती हैं, अराइल हैलाइड्स जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए उसके पीछे। रेजोनेंस इफेक्ट पहले तो, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या आ जाता है? CCl के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से जो बॉन्ड क्लीवेज है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो जो एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सेकंड जो हमने पॉइंट पढ़ा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, कि जो हेलोवेरिन्स होते हैं उनमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, वेरस इन हेलोएल्केन्स जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से उसमें s करेक्टर ज़्यादा आ गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कार्बन। सो वो क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है हेलोजन के ऊपर, उनको टाइटली हेल्ड करके रखता है। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देता। जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, सो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये तो दो रीजंस थे जिस वजह से जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। बट इस रिएक्टिविटी को आप इंक्रीज कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, जैसे ही हमने NO2 ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच किया, ठीक है, बेंजीन के साथ, वहाँ से हमने देखा कि कैसे नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसकी स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होगी? जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। बट ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स में ही जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, मेटा आइसोमर में से जो रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने देखा सब कुछ कि क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने डिस्कस की। ठीक है, मैं जो
एक लिस्ट आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन ठीक है, इनकी पूरी लिस्ट कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे केमिस्ट्री विद विशाखा। ठीक है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। सो मैं ये लिस्ट आपको वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, सो या इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन जो भी है, इसके आगे हेलोजेंस की जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।